Good evening, salam, namaste to each and everyone, and welcome again to our beloved Dada, Dr. Bipin Kakar's Bachelor Zoom learning session. Yes, this Zoom session, ये दादा की देन है, and he was very sure that हम सिर्फ बैचलर के बारे में बात करेंगे, and anything that we have learned from Dada is shared on this platform. each and every detail rather. So from a very long time हमें ये प्रॉब्लम आ रही थी ग्रुप के अंदर कि बहुत रैंडम क्वेश्चंस आते थे कि अगर हमें मेटाबॉलिज्म स्लो है या कभी किसी का यू नो एडिक्शन छुड़ाना है तो कौन सी बैचलर यूज होएंगी. बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से कि ये बैचलर आपको लगेगी या ये बैचलर इसके लिए है. ऐसा कुछ भी नहीं है कि डी एडिक्शन के लिए हमारे पास चेरी प्लम है या क्या है. 38 की 38 लग सकती हैं. बस फ़र्क ये है कि हमें ये समझना पड़ता है कि इस पेशेंट के डी एडिक्शन के लिए कौन-सी बैचलर लगेगी. तो कटिंग डाउन इन शॉर्ट हमें ये समझना होता है कि हिस्ट्री कैसे ली जाती है. सारा मुद्दा हिस्ट्री का है. राइट फ्रॉम पर्सन्स नेम, वो कहाँ रहते हैं, हमको वहाँ का एनवायरनमेंट भी समझना पड़ता है. सो सिर्फ ये नहीं होता है कि आपका नाम क्या है और आपको क्या प्रॉब्लम है. नहीं. सो नाम के साथ-साथ उनकी एज, उनके फैमिली के बारे में पूछा जाता है जस्ट कि उनको ये एहसास दिलाने के लिए कि आप पेशेंट नहीं हो, आप हमारी तरह ही एक हो. जस्ट कि उनको एक वो लगे कि येस आई एम अ पार्ट ऑफ द होल सिनेरियो टू मेक देम फील एट होम. तो उनके नाम के साथ-साथ उन कहाँ रहते हैं, आपके घर में कितने लोग हैं, वगैरह-वगैरह. जस्ट टू मेक देम फील रिलैक्स एट होम. और फिर पहला सवाल होता है कि आपको पैथोलॉजिकल इलनेस क्या है? कई लोगों को थायराइड होता है, कईयों को शुगर होती है, कईयों को बीपी होता है, कईयों को और भी कोई प्रॉब्लम होती है. वो बहुत मायने रखती है क्योंकि वो समझना होता है हर किसी इलनेस के पीछे क्या मेंटल स्टेट है या कोई एनवायरनमेंट का फ़र्क है या कोई चाइल्डहुड की बात है जिसकी वजह से ये सब चीज़ हुई है. तो ये पैथोलॉजिकल इलनेस जाननी बहुत ज़रूरी होती है, आगे हम उसमें बढ़ें. और डायरेक्टली हम चाइल्डहुड में नहीं जाते पहली बात. और हर मेंटल हेल्थ के लिए हर पर्सन का मेंटल हेल्थ डिफरेंट होता है. हर की एक टाइप रेमेडी होती है. वहाँ तक पहुँचने के लिए महीनों लगते हैं. क्योंकि कोई भी पेशेंट ऐसा नहीं होता जो पहली बार में ही आपको अपने बारे में सब कुछ बता दे. वी ऑल हैव हिडन स्केलेटन्स इन अ कबर्ड. उसको निकालने में हमें बहुत परेशानी होती है. उसको निकालने के लिए हमें ये समझना होता है मैं जिसके साथ शेयर कर रहा हूँ उस पे भरोसा होना चाहिए, उस पे ट्रस्ट होना चाहिए. राइट. तो आज का जो सेशन है वो एक बहुत छोटा पार्ट है बीएफआर का, बट एक डायग्नोस्टिक मेथड है टू अंडरस्टैंड कि मेरी टाइप रेमेडी क्या है. आज आप ये बोल सकते हो कि मेरी टाइप रेमेडी इम्पिटियंस है, मेरी टाइप रेमेडी सेंटोरी है, मेरी नहीं. ये आज की बात हो रही है, ये नहीं है. आपको पता ही नहीं कि आप चाइल्डहुड में कैसे थे. सो वो पूरा खेल वो है कि हम अंडरस्टैंड करेंगे कि ये 38 रेमेडीज में से टाइप रेमेडीज क्या हैं, 7 हेल्पर्स क्या हैं और 19 एसेंसेस क्या हैं, जो कि मैम उसको डिटेल में लेगी. पर पहले स्टार्ट करने से पहले रिचुअल की तरह दादा जो हमें बोलते थे वो ये था कि वी नीड टू अंडरस्टैंड कि बैकफ्लड रेमेडीज हैं वो एक सपोर्टिव रेमेडीज हैं. राइट. दे आर नॉट बी ऑल एंड वन ऑल. दे आर जस्ट सपोर्टिव रेमेडीज एंड दे आर नॉट इंटेंडेड टू ट्रीट आर फिजिकल इलनेस और पैथोलॉजिकल इलनेस. जो भी है वो इंटेंड नहीं करता है उसको ट्रीट करने के लिए. बट उसके पीछे क्या हमारे मेंटल इमोशंस हैं, क्या हमारी नेगेटिविटी है, वो सारी चीज को हम एड्रेस कर सकते हैं. तो उसके लिए अगेन हमको हिस्ट्री में जाना होता है. सो इट इज अ पार्ट ऑफ होम्योपैथी इन अ सेंस कि इसमें भी हमको हिस्ट्री चाहिए होती है. बट बार बार इन सिंपल लैंग्वेज वी आर नॉट ट्रीटिंग एनी इलनेस. we are treating a negative state of a person into a positive state. राइट. तो बीएफआर सिंपल हो गया कि पॉजिटिव स्टेट है तो आपको कोई भी रेमेडी लेने की जरूरत नहीं है. राइट. और नेगेटिव स्टेट है तो नेगेटिव स्टेट के साथ ऐसा तो है नहीं कि आज मेरी कोई नेगेटिव स्टेट है और मैं वो जाके सोनल मैम को बताऊं मैम ये मैं ऐसा सोच रही हूँ या मेरे साथ ये प्रॉब्लम है. ऐसा नहीं करते हम उसको या तो नजरअंदाज करते हैं या बैक ऑफ द हेड छोड़ देते हैं या फिर और वो बचपन से आती जा रही है. समझिए बचपन में कभी कोई मम्मी पापा की बात समझ में नहीं आई
तो हम सामने नहीं बोलते, हम मन में दबा लेते हैं। वो दबाने की आदत हो जाती है, किसी को गुस्सा दिखाने की आदत हो जाती है, तो इमोशंस पाइल्ड अप होते जाते हैं। तो हमें नहीं पता कि हमारी टाइप रेमेडी क्या है। वहां तक पहुंचने के लिए आज की तारीख में जो इमोशन है उसको पहले निकालना, उसको पहले एड्रेस करना होगा। फिर उसके बाद ये आज जो रेमेडी है मेरे पास, फॉर एग्जाम्पल, चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम कि एडिक्शन का एग्जाम्पल लेते हैं, तो सब बोल देते हैं चेरी प्लम चेरी प्लम, बट मैं बोलती हूँ इट इज वॉलनट। ठीक है। अच्छा, अब वॉलनट क्यों है? क्योंकि मुझे पता है कि अ वॉलनट विल enable a person टू गिव अप द एडिक्शन। लेकिन जब एडिक्शन निकाल दिया तो ट्रांजिशन फेज तो होना पड़ेगा ना, इधर से उधर जाने के लिए। अब वो क्या करेगा उस समय? तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा, एक थेरेपिस्ट को भी, एक डॉक्टर को भी, और सब घर वालों को ये समझना होगा कि ये बहुत बड़ा ट्रांजिशन फेज है। इसमें अगर इंसान खाली बैठा या उसका दिमाग चलने लगा तो वो वापस जा सकता है। क्योंकि जब डी एडिक्शन होता है तब बॉडी थक भी जाती है, पैल्पिटेट करने लगती है, वीकनेस सी आती है, तो हमें ऑलिव भी देना पड़ता है, हमें वॉलनट भी देनी पड़ती है। तो कोई एक रेमेडी नहीं है, बट फिलहाल के लिए इनफैक्ट ये बोल सकते हैं कि एवरी 100% में 3 से 5 आदमी, इंसान ऐसे होते हैं जिनकी रेमेडी है, अभी की रेमेडी है चेरी प्लम। राइट। तो वो चेरी प्लम को हम जब एड्रेस करेंगे तो हम धीरे 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 पीछे की तरफ जाएंगे, और फिर हम फाइनली जाएंगे। तो जो चेरी प्लम है वो 19 एसेंसेस, दोज आर द सेकंड हेल्पर्स, दोज आर द रेमेडीज विच वी रिक्वायर राइट नाउ टू ट्रीट आवर इमोशनल बैलेंस। ठीक है, वो एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बता रही थी। सो अब ये हमें तय हो गया कि बैकलर रेमेडीज 38 रेमेडीज इन ऑल हैं, और हर पॉइंट के टाइम पे, एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, वन ऑफ अस हैव दैट रेमेडी इन हैंड। एक रेमेडी तो हर किसी की होती ही होती है। राइट। अभी को सॉल्व करने के लिए वो एक रेमेडी होएगी होएगी। वो मैंने आपको चेरी प्लम में भी बता दिया, वो एक तरीके का वॉल्यूम भी बता दिया, बट चेरी प्लम इज डेफिनेटली अ मेडिसिन जो कि 19 एसेंसेस में वन है। और वो क्या है? 19 एसेंसेस वो है जो आज की आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, recent problem को solve करेंगे। They are not your type remedy, but it is a remedy which will release your anger, which will release your anything that is not in control right now. So BFR का secret हमें पता चल गया, positive और negative, nothing to do with illness. It is absolutely to do with our mental state of mind. उसको negative से positive कैसे ले जाना है? So we individualize the patients, not as per their illness, again, as per their negativity. Right. So before we go into length, let me introduce Dr. Sonal Devalia, and she's going to take those 12, 7, and 19 into detail in a diagnostic method. Dr. Sonal? हेलो एवरीवन। मैम सबसे पहले मुझे बताइए कि मेरी आवाज ठीक आ रही है या बहुत लाउड है, कम है? एकदम परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट है आपकी आवाज। ओके। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर रितु। सबसे पहले आपने ये जो सारी चीज बताई है मैं अच्छे से आगे एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि मैडम का क्या है कि वो एक पर्ल लाके छोड़ देते हैं, पर उनको समझना कि वो कितना इम्पोर्टेंट है कोई रजिस्टर ही नहीं करता। तो आज हम मैडम का एक फेवरेट वर्ड, अब बहुत टाइम में बोला, अनियन पीलिंग। अनियन पीलिंग शायद मुझे लगता है बहुत सारे जूम सेशन में मैडम ने अनियन पील बोला होगा, तो आज मैं बताऊंगी कि क्या अनियन पीलिंग का मतलब है। तो चलिए हम हमारा सेशन शुरू करते हैं हमारे दादा डॉक्टर नितिन कक्कड़ दादू को याद करते हुए। और आप सबों को सोना नहीं है, इट्स इंटरैक्टिव सेशन। ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं लेक्चर दूंगी आप सुनोगे। तो जल्दी से उठो, पेन पकड़ो, और नहीं तो आपका कीबोर्ड पकड़ो और मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है कि आपकी पर्सनालिटी क्या है। मुझे कोई बेस्ट फ्लावर वर्ड नहीं चाहिए, मुझे वन वर्ड अगर आपको बोले कि भाई आपकी पर्सनालिटी क्या है, और सीधा जो अगर आपके दिमाग में जो वर्ड आता है, ठीक है, अगर आप मुझे तो उसको आपको कमेंट बॉक्स में रखना है। और मैं अपना वर्ड रख रही हूँ हेस्ट। मतलब कि अगर मुझे अपनी पर्सनालिटी को एक में डिफाइन करना हो तो आई एम हेस्ट। मैं बहुत ज्यादा जल्दी स्पीड में बोलती हूँ, मेरा दिमाग फास्ट जाता है। मैं बहुत क्लमजी हूँ, मेरे हाथों से चीजें छूट जाती है।
मैं इधर उधर कहीं जाती हूँ तो चीजें गिर जाती है, मैं फ्लिप हो जाती हूँ, बिकॉज आई एम वेरी हेस्टी, मेरा दिमाग कहीं पे और होता है और मेरा बॉडी जो होता है उसके साथ अलाइन नहीं होता, तो आई एम हेस्टी। आप अपना नेचर वन वर्ड में कमेंट बॉक्स में डालो, सारे के सारे 35 लोग, ठीक है। तो सबसे पहला मसलन है कि भाई ये टाइप रेमेडीज क्या है, इम्पल्सिव रेमेडीज क्या है, आई एम सॉरी, ये पर्सनालिटी रेमेडीज क्या है, तो ये माजरा क्या है। बहुत बार हमने बोला नो नो इट्स टाइप रेमेडी, नो नो इट्स स्पॉट रेमेडी, तो ये क्या है। तो चलिए पहले हम डॉक्टर एडवर्ड बाक का, ओके, तो लोगों के आंसर्स आ रहे हैं, प्लीज आप अपने आंसर्स देते रहिए, मैं इसलिए आगे जाऊंगी। तो डॉक्टर एडवर्ड बाक ने क्या कहा था कि उनके पास जो जो वो एक एलोपैथी डॉक्टर थे, ठीक है, तो उनके पास जो जो पेशेंट आते थे, तो उन्होंने सोचा कि भाई डिसीज तो सेम है, लोग सेम कंप्लेंट के साथ आते हैं, लेकिन एक ही दवाई से सारे लोग ठीक नहीं हो रहे, मतलब कि डिसीज ये है, उस हिसाब से डिसीज की दवाई दी, कुछ लोग ठीक हो रहे हैं, कुछ लोग नहीं हो रहे, कुछ लोग बिना दवाई के भी ठीक हो जा रहे हैं। तो उसके पीछे क्या है, तो उनको पता चला कि देयर इज अ सोल थिंग, देयर इज अ पर्सनालिटी थिंग, लोगों का एंड्योरेंस लेवल अलग है, लोगों का कोपिंग मैकेनिज्म अलग है, लोगों की डिसीज को परसीव करने की जो क्षमता है वो अलग है। तो देर इज समथिंग बियॉन्ड व्हाट वी सी, मतलब हम जो दिख रहे हैं उसके ऊपर कुछ है। फिर उन्होंने पता चला कि जब हमारे इमोशंस, ठीक है, उसमें जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तब डिसीज आता है, ठीक है। डॉक्टर एडवर्ड बक ने इमोशन से भी ऊपर सोल रेमेडीज, मतलब है कि उनके 12 हीलर्स, जो उनकी जो उनकी फर्स्ट बुक थी उसमें 12 हीलर्स, मतलब कि फर्स्ट 12 दवाइयां जो है उनको सोल रेमेडी बोला गया है। वो सोल रेमेडी मतलब कि आप कौन हो, कौन हो आप, ठीक है, वो सोल रेमेडी है, उसको आप टाइप, उसके अलग अलग नाम दिए गए हैं, सोल रेमेडी याद रखना, 12 रेमेडी दी है। सोल रेमेडीज और फंडामेंटल, मतलब कि यही 12 तरह के इंसान होते हैं, ठीक है। तो सोल रेमेडी मतलब वो टाइप रेमेडी, पर्सनालिटी रेमेडी और पर्सनालिटी ट्रेट रेमेडीज, वो ये सारे के नाम है, ठीक है। तो 12 रेमेडीज उस हिसाब से कि जैसे मान लीजिए कि एग्रीमनी है, ठीक है, तो एग्रीमनी इज अ पर्सनालिटी। तो आप समझोगे भाई पर्सनालिटी कैसे आती है, कोई लोग कैसे एग्रीमनी होता है, कोई लोग कैसे म्यूमुलस होता है, कोई लोग कैसे क्लेमेटिस, वो कौन डिसाइड करता है, ठीक है। ये जो आप पर्सनालिटी की बात कर रहे हो, ठीक है, क्यों, जो देखिए चलो हम अपनी अलग अलग पर्सनालिटी से मिल लेते हैं, ओके, ठीक है। तो लोगों की पर्सनालिटी देखिए, देखिए हम सब एक हैं, एक इंसान, एक ह्यूमन बीइंग, लेकिन कोई बोल रहा है कि हिरल बोल रहे हैं वो इम्पल्सिव है, शीतल बोल रही है वो काफी परसिस्टेंट है, एवीएस लक्ष्मी जी बोल रहे हैं शी इज स्लो, हेमल जी बोल रहे हैं वो बहुत ओबीडियंट है, दर्शना जी बोल रही है शी इज वेरी अनसर्टेन, राजेश्वरी जी बोल रही है वो रिजर्व है, अशोक बोल रहे हैं कि वो रिजर्व है, यूनिवर्स बोल रहे हैं वो काफी डायनेमिक है, दीपिका जी बोल रहे हैं कि वो ओवर केयरिंग ओवर कंपैशनेट है, डॉक्टर जिगासा बोल रहे हैं कि वो तेरी काम एंड सप्रेसिव, दोनों देखिए काम एंड सप्रेसिव, अरुणा जी बोल रही है वो काफी एनालिटिकल है, भावना जी बोल रही है कि ओवर केयरिंग, फरीदा जी जानबूझकर बार बार धोखा खाने पर भी ट्राई टू हेल्प अदर्स, थोड़ा सेंटोरी जैसा, एके जी बोल रहे काफी दुविधा, मतलब कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं, गैलेक्सी बोल रहे काफी हेस्टी एंड एक्सट्रीमली इमोशंस, दोनों पोलार है, सपना जी बोल रहे रेस्टलेस है, सुनैना जी बोले एग्री मनी है, और वैद्यनाथ जी बोले, देखिए, तो इतने तरह की पर्सनालिटी है, तो ये डिसाइड कौन करेगा, वो कैसे आती है। तो सबसे हम अपनी अभी 12 पर्सनालिटी कैसे डॉक्टर एडवर्ड बाक ने बोला था, तो हम उसकी लिस्ट सबके पास है, आपको कहीं से भी मिल जाएगी, हम भी आपको दे देंगे, उसमें क्या क्या है, एग्रीमनी है, सिराटो है, सेंटोरी है, जिगरी है, तो वो 12 पर्सनालिटी, तो पर वो पर्सनालिटी बनती कैसे है, कौन डिसाइड करेगा कि कौन क्या होगा। तो वो डिसाइड होता है 40 to 50% आपके जेनेटिक्स से, मतलब कि सीड, ठीक है, जो एक बीज होता है, जो एक बच्चा होता है, जब एक भ्रूण होता है, तो उसके जीन्स कैसे हैं, उसके मम्मी पापा, उसकी फैमिली, उसके पूर्वज कैसे हैं, वो कौन सी जगह से, कौन सी मिट्टी से आया है, तो उसके जेनेटिक्स पे डिसाइड करता है 40 to 50% कि वो बच्चा है, वो इंसान कैसा होगा। मान लीजिए कि मारवाड़ी, सॉरी नॉट मारवाड़ी, बट जैसे हरियाणा में जो जाट जाट कम्युनिटी होती है, दे आर बहुत अग्रेसिव एंड इम्पल्सिव, मतलब किसी का जाट दोस्त हो तो आपको पता चलेगा कि कुछ भी बात में वो तलवार निकल निकल रही है, दे आर क्वाइट अग्रेसिव, दे आर, मतलब वो शांति से बात करेंगे तो भी आपको बोल रहे हैं कि ये चिल्ला चिल्ला के बस झगड़ा क्यों करना है, ठीक है।
कोई गुजराती होगी, वी आर वेरी काम एंड बट वी आर वेरी कैलकुलेटिव, मतलब कि हमेशा कोई भी चीज अगर रिलेशनशिप में है तो हम उसका लेखा जोखा, उसमें मुझे कितना मुझे उसमें मिलेगा, या दैट्स व्हाई वी आर अ गुड बिजनेसमैन, ठीक है। तो कौन से रीजन से आप आते हैं, कौन सी कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हैं, कैसे पेरेंट्स हैं आपके, उसके हिसाब से पर्सनालिटी आपकी डेवलप होती है कि बाय बोर्न अग्रेसिव है, कैलकुलेटिव है, विजडम है। जैसे पंजाबी होती है, वेरी सेल्फ कंटेन्ड, और पर दे आर वेरी हैप्पी, और मतलब हमेशा खुश रहते हैं, दूसरों को भी खुश रखते हैं, तो दे आर वेरी जॉयफुल, ठीक है। तो उस हिसाब से डिसाइड होता है कि आपकी पर्सनालिटी कैसी होगी। तो ये तो 40% है। बाकी का 50% कहाँ से आता है? वो आता है कि जब बच्चा, देखिए कोई कोई बच्चा जैसे 1-2 साल का है, तो वो कोई बच्चे होते हैं जो शांत होते हैं, शाय होते हैं, आराम से बैठे रहते हैं। कोई बच्चा होता है इधर उधर इधर उधर इधर उधर भागता रहता, वेरी वेरी इंपल्सिव, ठीक है, चीजें फेंकेगा ये वो। कोई बच्चा होता है तो कभी कैलकुलेटिव होता है। तो बच्चा भी, एक ही एज के बच्चे अलग अलग तरह से बिहेव करते हैं। फिर वो बच्चे जब बड़े होते हैं, कौन से स्कूल में जाते हैं, किस तरह से उनका घर का एनवायरनमेंट है, कौन से कॉलेज में जाते हैं, वहां पे उनके साथ क्या क्या हो रहा है, फिर आगे जाके कौन सी जॉब एनवायरनमेंट में जा रहे हैं, कैसा करियर पाथ चूज कर रहे हैं, किस तरह के उनके ऊपर स्ट्रेस आ रहे हैं, जॉब मिल रही है नहीं मिल रही है, बार बार इश्यूज आ रहे हैं, वर्क में स्ट्रेस है, फिर किस तरह के पार्टनर्स उनको मिलते हैं, कैसे शादी वगैरह, उसकी लाइफ, फिर लाइफ में और कुछ अनसर्टेन चीज हो जाती है, जैसे कोई किसी की डेथ हो जाती है, या कोई लाइफ चेंजिंग एक्सीडेंट हो जाता है किसी की लाइफ में, किसी को बहुत बड़ा लॉस हो जाता है, फाइनेंशियल हो या इमोशनल हो, तो उस हिसाब से उनकी बाकी की पर्सनैलिटी डेवलप होती है, ठीक है। तो ये रहा सीड, और सीड को कौन सा खाद पानी मिलेगा और कैसा पौधा बनेगा, तो ये है अपनी पर्सनैलिटी, ठीक है। तो डॉक्टर एडवर्ड ने बोला कि हम जब पैदा होते हैं तब से लेके बड़े होते हैं, तब हमारी फिक्स कोर नेचर होता है, ठीक है, तो उसको पर्सनालिटी बोला गया है, ठीक है। दूसरा है 7 हेल्पर्स। तो डॉक्टर एडवर्ड पार्क ने ये सोचा कि मेरे पास जो पेशेंट आ रहा है, तो शुरुआत में उन्होंने 12 दवाइयां दी, उसी हिसाब से पेशेंट की पर्सनालिटी होगी। लेकिन कुछ कुछ पेशेंट वो पर्सनालिटी दवाई देने के बाद भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे। फिर उन्होंने 7 हेल्पर्स मेडिसिन, मतलब कि जब कोर मेडिसिन का काम कहीं पे अटक जाता है, जैसे होम्योपैथी में कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन होती है, जैसे मैंने अपनी कोई पेशेंट की मेडिसिन दे दी, लेकिन वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन एक टाइम पे उनका रिस्पॉन्स अटक गया है, पेशेंट का इंप्रूवमेंट अटक गया है, तो हम उसको कॉम्प्लीमेंट्री धक्का देने के लिए जो मेडिसिन देते हैं इंप्रूवमेंट को, वो हम कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन देते हैं। वही यहाँ पे 7 हेल्पर्स करके और 7 दवाइयां जोड़ी गई, जो 7 हेल्पर्स के नाम से जानी जाती है। बाकी की 19 मेडिसिन उसके बाद, जिसको 10 सेकेंड 19 कहा जाता है, मतलब 19 दवाइयां ऐसी है जो पर्सनालिटी पे बेस्ड नहीं है, पर सिचुएशन पे बेस्ड है। मतलब कि मान लो कि हमारे पास एग्री मनी पर्सनालिटी है, मान लिया, पर वो कहीं पे शॉक से गुजरा है, ठीक है, किसी की डेथ हो गई या एनी हाउ जॉब लॉस हो गया, तो शॉक और स्टार ऑफ बेथलेहेम इज द सिचुएशन ऑफ दैट पर्सनालिटी मेडिसिन। तो हम उसको एग्री मनी ना देके उसकी सिचुएशन मेडिसिन देंगे, क्योंकि एग्री मनी को भी शॉक लग सकता है, एग्री मनी भी काम के प्रेशर में आ सकता है, एग्री मनी को भी किसी भी तरह की अनकंट्रोल्ड गुस्सा या चीजें हो सकती है, समझ ले। तो ये है सिचुएशंस मेडिसिन, ये है टाइप मेडिसिन, और ये जो 7 हेल्पर्स जो है, वो हमारी पर्सनालिटी मेडिसिन को और बूस्ट करने के लिए और धक्का देने के लिए, ठीक है, ये रही मेडिसिन। ओके, बात ये है कि आपको पता है कि 12 हीलर्स में कुछ दवाइयां ऐसी है जिसको बोला गया है कि ये कोर पर्सनालिटी है, ठीक है, लेकिन उस दवाइयों को हम सिचुएशन में भी यूज करते हैं, जैसे कि रोक्रोज इज अ कोर पर्सनालिटी। अब मुझे ऐसा सवाल हुआ था स्टार्टिंग में, तो भाई रोक्रोज किसी की पर्सनालिटी कैसे हो सकती है? कोई इंसान थोड़ी 24 आवर्स टेरिफाइड रहता है, किसी की पर्सनालिटी क्लेमेंटेड कैसे हो सकती है? कोई, ठीक है, समझ, एस्केपिज्म इज अ थिंग, बट इट्स अ कोपिंग मैकेनिज्म, ठीक है। आप कहीं पे हो, कोई स्ट्रेस आया है और आप एस्केप कर जाते हो, तो ये आपका कोपिंग मैकेनिज्म है, इट कैन बी पर्सनालिटी, ठीक है। वही सेम तरह है जो सिचुएशन, जो एक्यूट मेडिसिन दी गई है जिसमें बीच, तो बीच भाई, बीच तो किसी की पर्सनालिटी भी हो सकती है, दे बिकम वेरी इंटॉलरेंट, विलो विलो भी पर्सनालिटी हो सकती है, वाइल्ड रोज भी पर्सनालिटी हो सकती है। तो फिर ये क्या माजरा है? क्यों पर्सनालिटी मेडिसिन में कुछ एक्यूट, जैसे रोक रोज है हम एक्यूट में भी देते हैं,
जैसे इम्पेटिएंट इज अ कोर पर्सनालिटी में डाला गया है, लेकिन इम्पेटिएंट तो हम एक्यूट में भी दे सकते हैं, राइट? एक्यूट मेडिसिन में बीच मेडिसिन, बिलो मेडिसिन, वाइल्ड रोज जैसे मेडिसिन दे कैन बी अ टाइप मेडिसिन होते। तो फिर तो ये बाइफर्केशन का मतलब ही क्या है? जी हाँ। तो जैसे अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल ने हमारा फूड जो है, जो कम्युनिकेशन है वो ढूंढा था। तो प्रिंसिपल इसके, पर जैसे जैसे टाइम गया, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई, लोगों की यूजफुलनेस के हिसाब से उसको मॉडिफाई किया गया। उसी तरह से डॉक्टर एडवर्ड बाक ने एक बाइफर्केशन सिंपल दिया था, लेकिन जैसे जैसे टाइम गया, लोगों लोगों की मिक्स पर्सनालिटीज, क्योंकि उस टाइम जैसे स्ट्रेस फैक्टर, उस टाइम के लोगों को जैसी परेशानियां थी, जैसे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, कैसे खाना खाएंगे, वॉर वाली सिचुएशन थी। ठीक है, आज वॉर वाली सिचुएशन नहीं है, तो हमारे स्ट्रेस अलग है। ठीक है, उस हिसाब से हमारी पर्सनालिटी भी अलग है। ठीक है, तो आपने बोला कि तो फिर मैडम ये पर्सनालिटी मेडिसिन, ये सिचुएशन मेडिसिन, उसका क्या मतलब है? नहीं, देखिए यहाँ पे हम कोई स्पून फीडिंग नहीं करने वाले। मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि पर्सनालिटी क्या होती है। कोई इंसान अगर आपके पास सामने आता है, तो आपको दिखता है कि ये शायद ये पर्सनालिटी हो सकता है, लेकिन उस टाइम उसको क्या देना है? तो डॉक्टर एडवर्ड टफ ने, ही वाज वेरी इंट्यूटिव, मतलब वो काफी डिवाइन एनर्जी में मानते थे। उनको लगता था कि उनको एक एक तरह से कहीं पे किसी का हाथ है, मतलब उनको इंट्यूजन आ रहे हैं, डिवाइन सोल, और उसमें काफी बिलीव कर रहे हैं। तो उनको ऐसा लगा कि जब 12 तरह के सोल होते हैं, जब सोल मतलब कि डिवाइन एनर्जी, जन्म से पहले की चीज, वो काफी प्योर होती है। ठीक है, वो जॉय होती है, उसमें हार्मनी होती है, ना कोई खराब ना कोई अच्छी चीज। जब वो एक लाइफ फॉर्म ले लेती है, तो लाइफ फॉर्म लेने के बाद उसका एक पर्पस होता है। हर इंसान का एक कर्म होता है, वाई नहीं, हमारे भगवत गीता में बोलते हैं कि तुम एक बार अपने कर्म, तुम करने क्या आए हो यहाँ पे। ठीक है, इस धरती में तुम करने क्या आए हो, तुम्हारा वाई क्या है, तुम क्यों जी रहे हो, तुम क्यों सरवाइव कर रहे हो। ठीक है, तो वाई, ऐसा कहा जाता है कि हर इंसान जब ये धरती में जन्म लेता है, तो उसका एक वाई पर्पस होता है, और उस हिसाब से उसको एक तरह की पर्सनालिटी वाई लेसन दिया जाए। मतलब कि लेसन क्या होता है कि मान लीजिए कि यहाँ पे एक पर्सनालिटी है, मान लो वाइन, वाइन एज अ पर्सनालिटी, मान लो कि उसका लेसन क्या है कि भाई आप जाके बाहर प्यार फैलाओ, कंपैशन फैलाओ, ये तुम्हारा लेसन है कि आगे जाके तुमको ये करना है। ठीक है, आपको बोले कि ये मैं वाइन जैसे पर्सनालिटी से आप प्यार, कंपैशनेट, मोहब्बत की बात कर रहे हो। जैसे डॉक्टर मैडम ने बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम जो मेडिसिन, आपने हमेशा एक ही स्कोप से मेडिसिन को देखा है, नेगेटिव स्कोप से। दादा हमेशा ऐसी बात बोलते हैं कि जब हम बैच फ्लावर मेडिसिन देते हैं, तब वो इंसान की अच्छी आदतों को नहीं अफेक्ट करता, लेकिन जो उसका इम्बैलेंस हुआ है उसको ही काटता है। तो मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ध्यान से समझिएगा, इसके बाद आपको काफी क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। मान लीजिए कि वाइन पर्सनालिटी है, उसको भेजा है, उसको कहा कि उसको प्यार, कंपैशनेट, वो बच्चा जन्मा है। ठीक है, वो मान लीजिए कि मुंबई की कोई कोई चौल में जन्मा है, मान लीजिए। तो उसका वो बच्चा बचपन से ही काम है, एंथुसियास्ट, मतलब लोगों को प्यार देता है, लोगों की हेल्प करता है, उसके अंदर लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज है। लेकिन वो जहां पे पैदा हुआ है, चौल वाली जगह पे, वहां पे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट का प्रॉब्लम है। मतलब कि अगर हक को छीना नहीं गया, तो तुम्हारा सर्वाइवल चला। तो उसको ये सिखाया जाता है कि बेटा, कोई चीजें मांगनी नहीं है, तुम्हें छीन लेनी है। ठीक है, तो ये उसको सिखाया गया है, लेकिन उसकी पर्सनालिटी क्या है कि उसको प्यार करना है लोगों को, ही शुड बी अ कंपैशनेट पर्सन। ठीक है, लेकिन उसके सर्वाइवल, उसके आजू बाजू के एनवायरमेंट में उसको ऐसा बना दिया, तो वो 2 दिन का खाना नहीं, 2 दिन तक खाना नहीं मिल रहा है, ठंड में हालत खराब हो रही है, गरीबी ऐसी चीज है, तो उसको सिखाया जाता है कि भाई तुम अगर कहीं पे चोरी नहीं करो, जस्ट एग्जाम्पल, कि अगर तुम कहीं पे चोरी नहीं करोगे, किसी की चीज छीन नहीं लोगे, तब तक तुम्हारा ये नहीं होने वाला। तो वो 1 2 दिन 3 दिन के लिए करता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी ये हैबिट बन जाती है। ठीक है, तो धीरे धीरे वाइन पर्सनालिटी कैन बी, वो एरिया का बड़े होते होते वो एक टाइप का लीडर, एक टाइप का गुंडा बन जाता है। जस्ट एग्जाम्पल कि वो बच्चा क्या, कि वो 4 5 लोगों को इकट्ठा करता है, फिर वो एक गैंग चलाने लगता है। तो होता क्या है कि अभी वो एक डिक्टेटोरियल है, हर चीज छीन लेना जानता है, हर चीज को बाय फोर्स लेना जानता है, क्योंकि उसको ऐसे ही उसको मॉडिफाई किया गया है कि अगर छीनोगे नहीं तो नहीं चलेगा। ठीक है, वो खून करता है, या जबरदस्ती करता है, या रैंसम, एनीथिंग।
ठीक है, पर उसकी बेसिक कोर पर्सनालिटी तो वाइन है, पॉजिटिव वाइन, मतलब उसको प्यार, कंपैशनेट। तो जब ये उसकी बेसिक पर्सनालिटी और उसकी सिचुएशन पर्सनालिटी में कॉन्फ्लिक्ट, तो वो जब रात में बैठता है तब उसकी वो पर्सनालिटी बाहर से आवाज देती कि यार तू क्या बन गया, तू ऐसा इतना नहीं था। ठीक है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट चलता है, जो उसको बनना था और जो वो बन गया। ठीक है, आपको नक्सवामी का पता है कि नक्सवामी का इंसान कैसा, वाइन जैसा ही है। मतलब उसको कोई काम करो, ये नहीं तो निकाल दो, मतलब ही इज वेरी डोमिनेटिंग। ठीक है, वही करवाता है जो उसको करवाना है, लेकिन ही इज द लोनलीएस्ट मेडिसिन। उसमें सुसाइडल रेट और मेड से ज्यादा है, क्योंकि जब रात को वो अकेला बैठता है तो वो दारू ड्रिंकिंग वो नक्सवामी का में है। तो वो ड्रिंक करता है तब सोचता है कि यार मैंने ये सब पा लिया, मेरे पास आज अंपायर है, मेरे पास पैसा है, ताकत है, सब कुछ है, तो मेरे पास मैं खुश नहीं हूं। इसलिए एसिडिटी, हेडेक, अल्कोहलिज्म, ये सारी चीजें नक्सवामिका में है। दो वो पर्सनालिटी काफी सक्सेसफुल है, तो फिर उसको ये इंसोम्निया की सबसे अच्छी मेडिसिन नक्सवामिका है। तो ये अगर सक्सेसफुल इंसान है तो उसको इंसोम्निया क्यों है? क्योंकि उसका इनर कॉन्फ्लिक्ट, जो इनर मी है, वो बार बार जब ये कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, तो ये ब्लॉक क्रिएट होता है। तो ये जो ब्लॉक है ना, ब्लॉक, उसको हम बेस्ट फ्लावर से निकाल सकते हैं। मतलब कि वाइन, ये वाइन वाला बच्चा अगर मान लीजिए आपके पास आता है कि भाई आज मेरे पास, क्योंकि एज अ पेशेंट आप जज नहीं कर सकते किसी को, क्योंकि वो चाहे वो गैंगस्टर भी क्यों ना हो, जस्ट टेलिंग यू कि अगर वो आपके पास आता है कि मैडम मेरे पास आज सब कुछ है, ताकत है, मेरे पास ऐसे लोग हैं काम करने वाले, मुझे नींद नहीं आती है रात को, बस आई जस्ट कांट स्लीप, मुझे स्लीपिंग पिल्स भी काम नहीं करती है, पर क्योंकि उसके अंदर का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो उसको भी नहीं पता है। तो जब तुम उसको वाइन दोगे तो वाइन विल रिमूव दैट ब्लॉक। शायद वो अच्छा इंसान नहीं बनेगा, आई वोंट से कि वो अपनी बुरी आदत छोड़ देगा, लेकिन वो उसका कॉन्फ्लिक्ट वो बैलेंस हो जाएगा और उसको नींद आ जाएगी। मेरा काम उसको नींद देना, ठीक है। उसी तरह से अगर कोई कोई बच्ची है, जैसे सिराटो है, यू नो द मोस्ट वाइजेस्ट मेडिसिन ऑफ द बेस्ट फ्लावर इज सिराटो। आप बोल रहे कि मैडम सिराटो तो सबके पूछता रहता है कि भाई क्या करूं क्या, आप कैसे उसको वाइज मेडिसिन बोल सकते हो? विजडम, विजडम ऑफ द बेस्ट फ्लावर इज अ सिराटो। मतलब सिराटो के पास जैसी बुद्धिमत्ता किसी की मेडिसिन के पास नहीं है, क्योंकि इट्स अ पॉजिटिव सिराटो। यस। आपने कौन सा सिराटो देखा है? मेडिसिनल नेगेटिव सिराटो। जो नेगेटिव मतलब जब उसके साथ ये सारी तकलीफें हो जाती है, उसके बाद जो आपके पास आता है कि वो इनसिक्योर हो जाता है, अपने आप पर कॉन्फिडेंस नहीं है, लोगों से चार बातें पूछता रहता है, वो सिराटो आपने देखा है। पर आपने पॉजिटिव सिराटो, कोई कॉन्फिडेंस सिराटो आपके पास नहीं आएगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि सिराटो का लेसन क्या है, सोल लेसन क्या है, कि तुम जाओ, तुम अपना विजडम, अपने आप पर ट्रस्ट रखो, ठीक है, अपने विजडम से लोगों को भी हेल्प करो। लेकिन वो बच्ची ऐसे परिवार में पैदा हुई है जहां पे उसके बड़े पापा, कोई होते हैं कि भाई बड़े पापा जैसा बोलेंगे वैसा करना पड़ेगा, दादा जैसा बोलेंगे, उसने अपने पेरेंट्स को भी इस तरह से देखा है कि अपनी विलिंग से कुछ काम नहीं कर सकते। तो धीरे धीरे वो बड़ी होगी, सबको पूछना, वो अपने आप पर अपना कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है कि उसका बेसिक नेचर ये है कि उसको विजडम वाइज पर्सन बनना था, अपने आप पर ट्रस्ट करना था, पर आगे जाके उसने ऐसी चीजें देखी जिसकी वजह से उसको सेल्फ डाउट होने लगे। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है उसकी वजह से उसको एंजाइटी आती है, लो कॉन्फिडेंस होता है। पर क्योंकि यही सोचो ना, कोई इंसान वही घर में आराम से रह लेता है, लेकिन कोई इंसान नहीं जी पाता सेम सिचुएशन में, क्योंकि उसका बेसिक कोर नेचर कुछ अलग है, उसका एनवायरनमेंट अलग है। उसकी वजह से ये जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, उसकी वजह से उसको इमोशनल इम्बैलेंस या मेंटल इम्बैलेंस होता है। ये सिराटो वाली चीज कि वो लड़की आगे जाके खुद पर ट्रस्ट नहीं कर पाती, कॉन्फिडेंस लो होता है, उसको एंजाइटी होती है, छोटी छोटी बात में चीजें बोलती है, कॉन्फिडेंस भी काफी लो होता है। तो ये कॉन्फिडेंस जब आप उसको सिराटो दोगे, तो वो उसका जो नेगेटिव चीज है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसको बैलेंस करेगा, वो फिर से अपने आप को ट्रस्ट करेगा। सो दिस इज हाउ बेस्ट फ्लावर वर्क्स। मतलब कि ये जो इनर कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो ब्लॉक है, जो आपकी कोर पर्सनालिटी और आपकी सिचुएशन, जो आप जिस तरह से रेज्ड हुए हो, ठीक है, उसके कॉन्फ्लिक्ट से जब बनता है, तो अब लास्ट चीज, होप आपको ये समझ में आ गया। अगर आपको समझ में आ गया है तो यस लिखिए, और अगर नहीं आया तो आपके क्वेश्चन लिखिए। लास्ट चीज मैं डॉक्टर रितु मैम की समझाती हूँ, द अनियन पील। ठीक है, सिचुएशन रेमेडी, स्पॉट रेमेडीज सब भूल जाओ। जी हाँ, सब भूल जाओ। ठीक है, क्यों भूलना है? कि जब पेशेंट आपके पास आता है, क्योंकि
हमारे आसपास की सिचुएशन ऐसी है ना कि ये जैसा मैंने बोला ना कि पेशेंट सिराटो था, ठीक है, पर आपके पास आया था, उसके पास एंजाइटी लेके, ठीक है, तो आपके पास मेडिसिन कौन सी आई, अस्पेन आई, रोक्रोज आई, तो ये उसका पिलर है। जब तक तुम उसका अस्पेन, रोक्रोज, उसका लो कॉन्फिडेंस वाला सेंटोरी वगैरह नहीं निकालोगे तो तुमको अंदर छुपा हुआ सिराटो नहीं दिखेगा। मैं अपनी केस से बताती हूँ कि मैंने अभी ग्रुप में एक केस लिखा था कि मेरे पास एक 30 साल की लेडी आई, काफी माइल्ड जेंटली, तो धीरे से बात कर रही थी, तो मुझे यहाँ तक बैठे थे मुझे सुनाई नहीं दे रहा था। शी इज वेरी टिमिड, वेरी शाय। पहले तो उनके हस्बैंड साथ में थे, तो फिर मैंने उनको बाहर भेजा, तो वो बोल रहे थे नहीं मैडम मेरे साथ रहने दो। मैंने बोला ट्रस्ट मी, कुछ नहीं होगा, यहीं पे है आपके हस्बैंड। तो शी इज वेरी शाय, वेरी नर्वस। वो आई थी अपने हेयर फॉल के लिए, तो उसने बस मुझे कहानी दी कि वो हेयर फॉल बढ़ रहे हैं ये वो। फिर पता चला, तो पहली नजर से कैसे लगता है कि आपको मिमिलस कैटेगरी वाली लड़की लगती है, ठीक है। फिर धीरे धीरे उन्होंने मुझे बताया कि जब मैं बहुत डीप लेयर, यू नो अनियन पिंक, बाहर से मुझे क्या दिखा वो मेमिलस, शायद हो सकता है अंदर से मिमिलस, ठीक है, तो ये रहा उसका मिमिलस। फिर उसने बताया कि भाई 10 साल पहले मेरा बच्चा, सन जो था वो 5 दिन का था, और उसकी नामकरण की जो फंक्शन था उसमें कुछ हुआ, पता नहीं एस्पेक्सिया था या वो मर गए, ठीक है। तो वो इतनी रो रही थी वो, जब वो ये स्टोरी बता रही थी कि जैसे कल ही ये सिचुएशन हुई। तो वो जो ग्रीविंग मदर, जो 10 साल का दुख है, वो अभी भी इतना ताजा है उसकी जगह जहन में। तो आपको कौन सी मेडिसिन आएगी भाई, मिमिलस जाने दो, ऊपर स्टार ऑफ बेथलेहेम लाओ या गोर्स लाओ या सॉरी स्वीट चेस्टनट लाओ या हनी सकल लाओ, तो ये आपको लेयर्स देंगे, ठीक है। मैंने बोला था कि ये काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड केस है, आप देखो। तो बहुत कोई ने भी रिस्पॉन्ड नहीं किया, इसलिए मैंने उसको एक्सप्लेन भी नहीं किया कि मैं इसमें आपको क्या दिखाना चाहती हूँ। तो लोगों ने ग्रीविंग मदर के लिए तो मुझे रिस्पॉन्ड किया कि भाई आप गोर्स दे दो, आप स्टार ऑफ बेथलेहेम दे दो शॉप के लिए, आप हनी सकल दे दो, आप वॉलनट दे दो, ऐसी सारी चीजें। फिर मैं और डीप गई कि ठीक है, आप अब रो क्यों रही हो, अब रो, uh, ऑब्वियस कि ग्रीफ है, लेकिन अभी भी we have रो one क्यों रही हो, तो वो have 1 minute. We have 1 minute. So after one ओके। minute, we will rejoin again, but rejoining will take 7 to 8 minutes, right? Uh, ओके, तो हमारे पास 1 मिनट है, उसमें कट हो जाएगा, लेकिन 7-8 मिनट के बाद हम फिर से रिजॉइन होंगे, और आपके सवाल भी उसमें हम लेने वाले हैं। right. तो मेरा ये था कि उसने बताया आगे जाके कि मैडम मुझे गुस्सा इतना है कि भगवान ने मेरे से ऐसा क्यों किया, ठीक है। द फीलिंग ऑफ इनजस्टिस, उसने अपने घर में अपने भगवान के सारे फोटोज उस टाइम फेंक दिए अपने बाहर के, वो बोले। Yes, Dr. Sonal, continue, please. तो लास्ट मैंने आपको केस बताया था कि पेशेंट आई थी, ऐसे ग्रीविंग मदर थी, हमको लगा गोर्स था, पर मेन उसको जब मैंने डिग किया तो वो धीरे धीरे जब ओपन अप होने लगी, तब वो उसका गुस्सा उसके आंखों में दिखा। वो बोल रहे कि मैंने सारे भगवान के फोटो भी मैंने बाहर रख दिए ना, अभी मेरे घर में कोई फोटो नहीं है, मैं जहाँ पे मेरे बच्चे की डेथ हुई थी वो घर गांव में है, कभी वहां पे गई नहीं हूँ, जो लोग मेरे फंक्शन में आए थे उस फंक्शन में आए लोगों से भी मैं बात नहीं कर रही हूँ। आई नो इट्स अनफेयर, पर उसको गुस्सा इतना था, उसको रिजेंटमेंट इतना था। तब फिर उसने बोला कि मेरी जब दूसरी बेटी आई तब मुझे लगा कि मेरा वही बच्चा वापस आएगा, पर नहीं आया, तो मैंने अपनी दूसरी बेटी को भी 10 दिन दूध नहीं पिलाया था। तो अभी ठीक है, लेकिन वो जो कहीं ना कहीं रिजेंटमेंट है, वो गुस्सा है, ठीक है। तो वो एक बिलो पर्सनालिटी नहीं बोल सकते, लेकिन दैट स्टेट वाज बिलो, मतलब द फियर ऑफ, मतलब द स्टेट ऑफ बीइंग इन अनफेयरनेस, मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है, देयर इज अ सप्रेस्ड एंगर। वो किसी भी भगवान से भी वो लड़ गई, मतलब भगवान से भी गुस्सा है वो इंसान। तो मेरे सामने ना गोड्स बैठा था, मेरे सामने ना मिनुलस बैठा था, उसकी कंडीशन बिलो मैंने दी, होम्योपैथी मेडिसिन दी, और वो आई थिंक 1.5 महीने के बाद वापस आई। उसके हेयरफॉल अभी भी थे, क्योंकि मैंने बताया था कि 3 महीने लगने वाले हैं, लेकिन दैट शी वाज वेरी क्वाइट हैप्पी कंटेंट, उसकी नींद भी उसको काफी अच्छी आ रही थी, उसका एनर्जी लेवल भी अच्छा था। तो दिस इज हाउ यू नो कि ये पील, अनियन पील, कोर पर्सनालिटी कुछ और हो सकती है, इवेंट की वजह से कोई और इमोशंस हो सकते हैं, और उसकी धीरे धीरे जब वो पाइल अप होता है इमोशंस, वो ग्रीफ, वो किस तरह से जाता है, वो रिजेंटमेंट, अनफेयरनेस, अंदर का गुस्सा, तो वो फुट के बाहर। तो ये आपका काम है कि उसके अनियन को पील कर, मैंने आज बिलो दी है, कल जाके मैं उसको स्टार ऑफ बेथलेहेम दूंगी, हनी शकल दूंगी, फिर अगर मुझे जरूरत लगी तो मैं मिमुलस दूंगी, नहीं तो छोड़ दूंगी, कोई जरूरत नहीं है मिमुलस को करेक्ट करने की। तो दिस इज अनियन पील, दिस इज हाउ यू मैनेज केस, ना पर्सनालिटी और
सिचुएशन रेमेडी सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। मैंने अपना लिस्ट बनाया है कि कौन सी प्योर सिचुएशन में हो सकती है, या क्योंकि ठीक है। तो लास्ट में ये बताना चाहूंगी कि आई थिंक 1 और 2 मंथ्स के बाद हम लोग अपना एक मास्टर क्लास लेने वाले हैं। उसका नाम है ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ विथ बैथ फ्लावर, जहाँ पे वो काफी लिमिटेड सीट है, 20 या 25 लोग लेने वाले हैं हम उसमें, ताकि हम उसमें काफी इंटरैक्टिव सेशन जैसे अपना हमें अभी किया उस तरह से रखने वाले हैं, जहाँ पे आपको पता चलेगा कि इमोशंस कैसे काम करते हैं। आपके अंदर आपको झांकने का मौका मिलेगा कि कौन सा इमोशंस आपको परेशान कर रहा है, क्योंकि हर कोई लाइफ में अगर सेटल्ड भी है पर अंदर से एजीनेस है, इरिटेशन है, एक सेल्फ क्या बोलते हैं कि एक डिसअपॉइंटमेंट भी है, और कुछ खालीपन लग रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। ये सारी चीजों को हम अच्छे से फोकस करेंगे, आपकी कौन सी मेडिसिन हो सकती है, आगे उसका क्या सोल्यूशन होता है, ब्रेन रिवायरिंग क्या चीज है जो आपके और आपके पेशेंट के लिए बहुत काम में आने वाली है। तो किसी को भी डिटेल चाहिए तो आप मुझे या डॉक्टर रितु को मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि वो काफी शॉर्ट और सबके लिए नहीं है, तो हर कोई मत पूछेगा, जिसको जरूरत है वही हमें पूछेगा, तो उसको ही हम उसको देंगे कि किस तरह से करने वाले हैं। दूसरा, ये लिस्ट जो मेडिसिन मैंने अपने लिए लिस्ट बनाई है कि कौन सी पर्सनालिटी या कौन सी दोनों में आती है, तो वो मैंने अपने लिए बनाई है, तो आप चाहे तो मुझे मैसेज कर सकते हैं पर्सनली, मैं आपको दे दूंगी 1 2 दिन में। ओके, नाउ होप आपको समझ में आ गया होगा। आप ग्रुप में अपने रिव्यूज लिखिए ताकि हमें इंकरेजमेंट मिलता रहे। और नाउ बैक डॉक्टर रितु। डॉक्टर रितु मैम प्लीज कम। Yeah. Thank you, Dr. Sonal, for this beautiful detailed session. It was very insightful. बट यस, हमें अब ये तो समझ में आ गया कि डायग्नोस्टिक मेथड एक तरीके का मेथड है जस्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि बाहर से अंदर तक कैसे जाना है, राइट। कभी हमारे घर में कोई आता है तो बाहर के हुलिये से थोड़ा बहुत जज कर लेता है इंसान की घर कैसा होगा। अगर बाहर जूते फैले पड़े होंगे, शैबी होगा, कचरा होगा, तो हमें समझ में आ जाता है कि केयरलेस लोग रहते हैं। सो बाहर के उससे हमें समझ में आ जाता है अंदर का कैसा होगा। सो इट इज जस्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि हमें कैसे परसीव करना है, न कि पेशेंट को, न उसकी इलनेस को, लेकिन अपने थॉट प्रोसेस को। इनफैक्ट थेरेपिस्ट को भी ये समझना पड़ेगा कि मैं अगर सोनल से बात कर रही हूँ, सोनल इतनी फटाफट बोल रही है, कर रही है, तो मैं मेरे मन में परसेप्शन बैठा लेती हूँ कि सोनल इम्पेटियंस नेचर की है, जो कि वो नहीं है। लेट मी टेल यू, मैं सोनल को काफी टाइम से जानती हूँ। ये उसकी सिचुएशनल रेमेडी है। हो सकता है मैं बाद में बोलूं कि वो इम्पेटियंस है, लेकिन ये सिचुएशनल रेमेडी है। और क्यों है? उसके घर में एक छोटा बच्चा है, घर में सास ससुर है, उसको अपना क्लिनिक भी देखना होता है। देयर मल्टीपल थिंग्स। इंडियन कल्चर में अपना हस्बैंड भी देखना पड़ता है, ठीक है, बच्चा देखना ही पड़ता है, इन लॉज है, बहुत सारी चीजें। जब बहुत सारी चीजें कम समय में करनी होती है तो इंसान हर चीज फटाफट करता है। हाँ, हमें ये थोड़ा अंदाजा हो जाता है कि अरे ये तो खाना भी तो फटाफट खा रही है, तो समझिए उसके दिमाग में ये भी चल रहा है बच्चा उठे उससे पहले मैं खाना खा लूं। हम्म? तो ये सिचुएशनल रेमेडी भी हो सकती है, ये टाइप रेमेडी भी हो सकती है। तो कभी जैसे मैडम ने बोला, जरूरी नहीं है कि टाइप रेमेडी है तो हम उसको अभी नहीं दें। अभी उसकी हेस्टीनेस को हमको थोड़ा सा संभलना है, ताकि वो खुल सके, बराबर बता सके। सो इट इज ऑल इन ऑल अबाउट हाउ यू आर टेकिंग अ पर्सन हिस्ट्री। तो उसके लिए सबसे पहली चीज जरूरी, आई विल अगेन रिपीट, कि उसको थोड़ा सा एंड काइंडली म्यूट योर सेल्फ, सो दिस विल बी वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ अस। अगर आप लोग सब म्यूट कर लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। सो अगेन आई विल से कि हिस्ट्री लेना मत भूलिए अच्छे से। पहले से ही मत पूछिए कि आपको क्या प्रॉब्लम है। मेक देम फील एट होम। नाम पूछिए, सब कुछ पूछिए, एज आई सेड। सो इन शॉर्ट डायग्नोस्टिक मेथड में आपको फटाफट से बता देती हूँ कि द फर्स्ट 12 एसेंसेस, राइट, दे शो व्हाट काइंड ऑफ अ नेचर और व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर डीप डाउन। जरूरी नहीं है आज मैं इतनी रिलैक्स मोड में हूँ सो आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, नो, नॉट एट ऑल। एक टाइम ऐसा था जब मेरे बच्चे भी छोटे थे तो हर काम, हर चीज फटाफट। नाउ आई एम रिलैक्स, सो दिस इज अ सिचुएशनल थिंग। बट कोर क्या है, वो हमारा नेचर क्या है, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन वी आर, व्हाट डिस्क्राइब्स अस एज अ पर्सन इज अ पर्सनालिटी टाइप। इसमें वो 12 है, हमें पता है वो क्या है। नेक्स्ट हमारा आता है अगेन 7 हेल्पर्स। ये जो क्रॉनिक चीजें हो जाती है ना, क्रॉनिक मल्टीपल इमोशनल, जो हमारे ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर चढ़ा हुआ होता है, तो ये सपोर्ट करते हैं। अगर इनको हमने खोला तो ये सपोर्ट करेगी कि हमारी टाइप रेमेडी क्या है, हमें वहां तक कैसे पहुंचना है।
सो ये सपोर्टिव मेडिसिन है। ये जरूरी नहीं है कि ये इमीडिएट रिस्पॉन्सेज है। इमीडिएट क्या होता है, जो ट्रोमैटिक इवेंट्स होते हैं जो आज की तारीख में इमीडिएट इफेक्ट में हमको चाहिए। तो आज आप मेरा शांति से दिन निकलेगा, अगर आज आपने मेरे को संभाल लिया तो मैं कल जाके आपसे खुलूंगी। तो कल जाके आपको मेरे वो चीजों के बारे में, 7 हेल्पर्स के बारे में पता चलेगा जो कि जनरली कॉलेजेस में होते हैं, चाइल्डहुड में होते हैं, टीनेजर्स के उसमें होते हैं वो चीजें। सो और कुछ नहीं, परत बाय परत खोलने की बात है। और साथ ही साथ आपका जजमेंटल नहीं होना है जब आप पेशेंट को देखते हो। यार ये पेशेंट तो ऐसे उखड़ी हुई बात कर रही है, मुझसे बराबर बता नहीं रही। हो सकता है आपका तरीका सही नहीं हो निकलवाने का, राइट। सो आप नेक्स्ट टाइम जब भी पूछें कि ये प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए हमारे पास होम्योपैथी है, उसके पास हमारे पास एलोपैथी है, लेकिन सपोर्टिव मेडिसिन जो कि मेंटल पे काम आती है वो सिर्फ बैकलर रेमेडीज हैं। एंड यू ऑल कैन बी अ थेरेपिस्ट, बशर्ते आपको बहुत सहजता से हिस्ट्री लेनी होगी, अपने पेशेंट को समझना होगा। यस, वी आर रेडी टू टेक द क्वेश्चंस। सो मैम, क्वेश्चंस एक मिनट आप ले रहे हैं, मेरे इसमें आ नहीं रहा है। मैम मेरे में भी नहीं दिख रहा है, मुझे लगता हाँ, है मैंने रिज्वाइन किया है इसलिए। नहीं आ तो गया। आपको ये सेशन से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं मैम। आप नरेट कीजिए क्योंकि मेरे में एकदम एम्प्टी है। ओके, डॉक्टर परमजीत लिखती है, विच होम्योपैथी मेडिसिन डिड यू गिव मैम, फॉर व्हाट? परमजीत जी, किस बारे में बात कर रहे हैं आप? हाँ, नाइट्रिक एसिड, मैंने वो पेशेंट को नाइट्रिक एसिड दिया था ओह, 1 ml। दैट्स हाँ, ओके। So if you नाइट्रिक have एसिड। anything related to this, you are most welcome. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बताया कि जब तक आपके क्वेश्चंस, पहले हमारे पास सिर्फ लास्ट 5 मिनट्स हैं, उसके बाद आपको ये सेशन को रेट करना है। इन द सेंस आप ग्रुप में बोल सकते हैं कि आपको कैसा लगा। हमें वो महिमा मंडन नहीं चाहिए, पर आपने क्या Yes. सीखा, आपके क्या आगे के कॉन्फ्लिक्ट्स है कि उसमें आगे क्या किया जा सकता है। जैसे मैडम का आज अनियन पील हमने सोचा, तो और कौन कौन से वर्ड्स है जो Okay. फ्रिक्वेंटली हम ग्रुप में बोलते रहते हैं और आपको पता नहीं। यस Deepika is asking, मैम। can you please share a case when we will start with single remedy agrimony? ये तो ऐसा वाली बात हो गई दीपिका जी, कि आपने सीधे से ये पूछ लिया पेशेंट क्या है क्या नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं, उसकी एग्रीमनी कब आएगी। तो अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ। एग्रीमनी तक जाने के लिए हो सकता है मुझे 8 से 10 महीने भी लग जाए, बट उसके लिए मेरे को पेशेंट का साथ भी चाहिएगा। इन अ सेंस कि मैं बराबर बराबर पेशेंट मुझे हफ्ते टू हफ्ते या डे टू डे अपना एक एक मैसेज, just a single line message in the WhatsApp that what they are feeling, so that it is easy for me to reach those 7 helpers and then to reach to the type remedy. तो जरूरी नहीं है आज एग्रेमनी टाइप रेमेडी है तो कल नहीं होगी। हो सकता है आज नहीं हो तो कल निकल जाए, या आज है तो कल नहीं भी निकले। जैसे कि मैंने सोनल के साथ कहा, आज की तारीख में वो एक इम्पेटियंस नेचर की हैं, उसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं, बट बेस रेमेडी इनकी इम्पेटियंस है ये नहीं है। वो नॉट नेसेसरीली हो, नॉट नेसेसरीली नहीं हो, तो वो हमें बाद में ही पता चलता है जब हम मंथ टू मंथ हम वापस रीफॉलो अप करते हैं, और पेशेंट के हार्मोनल बैलेंस में, पेशेंट के मेंटल बैलेंस में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। टाइप रेमेडी तब जाके निकलती है। सो इट टेक्स, अब इतना क्रॉनिक है, बचपन का पाइल्ड अप है, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा वहां तक पहुंचने में। ओके, और मैं ये बताना चाहती हूँ कि भाई हमें 8 मेडिसिन दे सके लेकिन भर भर के हम नहीं दवाई देंगे। हो सके इतना नैरो डाउन करने की कोशिश करो। जैसे मान लीजिए अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो जो वो बोल रहा है, जो कंप्लेन के लेके आया है, ठीक है, 1 या 2 मेडिसिन दो। उससे क्या होगा कि जब आप अपने फॉलो अप में आएंगे ना, तब आपको कौन सी, क्योंकि ये आपकी प्रैक्टिस बनेगी या आपको एक्सपीरियंस बनेगा कि मैंने ऐसे केस में ये मेडिसिन दी तो इट वुड वर्क। तुमको कैसे पता चलेगा कि तुमने 6-8 का कॉम्बिनेशन बना दिया कौन सा काम करेगा, कर भी दिया नहीं भी करा तो वो तुम्हारे रिकॉर्ड में नहीं रहेंगे। ट्राई टू नैरो योर डाउन योर प्रिस्क्रिप्शन। आज हम रेयरली, अगर मुझे 3 मेडिसिन देनी पड़ जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि क्यों दूं मैं 1-2 मेडिसिन। पहले तो मुझे वो बनाने में उतना वो आता था और उसकी वजह से अभी 1-2 मेडिसिन दे आप सकते, क्योंकि वो इतना कॉम्बाइन हो जाता था ना, इसकी वजह से। आपको कैन एक यू शेयर इट प्लीज? यस, हाँ, आपको एक बात बताते हैं कि कई बार कैसा होता है 8-9 महीने बाद, जब सिर्फ खास करके मेनोपॉज वाले पेशेंट्स में और खास करके टीनेजर्स में, कि ज्यादातर इमोशनल इम्बैलेंस होता है। अनलाइक अगर उसके अंदर मेनोपॉज में साथ साथ में अगर यूट्रस प्रॉब्लम है या कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग।
बट 99% टाइम्स तो इमोशनल इम्बैलेंसेस होते हैं, और स्पेशली टीनेजर्स में भी होते हैं। तो उसमें हम कई बार वन सिंगल रेमेडी तक भी पहुंचे, जिसको हमने कपल ऑफ मंथ्स तक किया है, एंड उसके बाद वी हैव अ वेरी गुड रिजल्ट। बट वो कपल ऑफ मंथ्स तक पहुंचने के लिए हमको 7-8 महीने भी लगते हैं, कई बार 1 साल भी लग जाता है। और जैसे कि दीपिका पूछी कि कैसे पेशेंट ओपन अप होता है, वो फिर एक इट्स अ आर्ट ऑफ हिस्ट्री, कि उसको कैसे ओपन अप कराना है, वो एक आर्ट है, और उसके लिए काफी पेशेंस भी चाहिए होता है। सो दीपिका जी, वो तो हम लकी थे, मैं, डॉक्टर सोनल, मानसी और रेशमा, कि हम डे इन डे आउट दादा के साथ रहते थे, एंड एवरी डे अराउंड 9:30-10 हमारी क्लास होती थी, जिसमें फोकस होता था टेकिंग हिस्ट्री एंड मल्टीपल क्वेश्चंस थ्रोन बाय दादा एट द एंड ऑफ द हिस्ट्री। लाइव केसेस होते थे, लेकिन उसके बाद जो हमको क्वेश्चंस, एरे ऑफ क्वेश्चंस आते थे दादा की तरफ से, और साथ में जो डांट आती थी, सो दैट ओपनड अप। अब वो सब में भी नहीं है कि हम ऐसे आर्ट ऑफ हिस्ट्री ले सके, या ये कह सके कि वी कैन बी इन द लाइव सेशंस, इट इज नॉट पॉसिबल। वो दादा के केसेस थे, एंड वी आर डॉक्टर्स, सो वी वर अ पार्ट ऑफ दोज केसेस। बट हाँ, आपके आसपास के, आपके फैमिली मेंबर्स में या आपके फ्रेंड्स में कोई है, तो आप धीरे धीरे, आपको नोट डाउन करने की हैबिट होनी पड़ेगी। हिस्ट्री लेना मीन्स सिर्फ वर्बल हिस्ट्री नहीं, आपको एक एक चीज लिखनी होती है, नाम, एज, एवरीथिंग इन डिटेल, सो दैट वेन एवर यू आर रीडिंग इट, आपको कुछ ना कुछ नया निकलता है उस केस में से। राइट? एनीथिंग एल्स? एक केस क्या है कि शीतल जी बोल रहे, कैन यू शेयर अ केस विच इन्वॉल्व्स मोस्ट चिल्ड्रन जेन एक्स हु कैन नॉट लिव विदाउट डिस्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले ऐसा कोई केस स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन हमारे पास ऐसे केस आते हैं जहां पे बच्चे काफी गेमिंग के लिए एडिक्टेड थे। देखिए बात ऐसे थी कि पहले के बच्चों में आज आसपास इतना इम्पल, वो क्या बोलते हैं, वो नहीं था, क्या बोल सकते हैं उसको, इम्पल्स तो नहीं बोलते, पर वो जो, जैसे पहले क्या होता था, बच्चों जैसे जन्मते थे तो 3 महीने उसको डार्क में रखा जाता था, काफी सनलाइट नहीं, काफी आवाज नहीं। आजकल जब बच्चा पैदा होता है उसके आसपास इतनी आवाज, इतने क्या बोलते, इतने स्टिम्युलस, यस, हम पैदा होते ही हमारे आसपास इतने स्टिम्युलस, हमारे लाइट, नॉइस इतना बढ़ गया है, उसकी वजह से धीरे धीरे जब उसको शांत एनवायरनमेंट में रखा जाता है तो नहीं रखेगा। जैसे बच्चा है, आज इतने सारे स्टिम्युलस उसके आसपास, ऐसी आवाज या मोबाइल फोन दे दो तो उसको कंटिन्यूअसली इतने स्टिमुलस प्रोवाइड कर दिए गए हैं कि आप उसको फिर वो डिसोसिएटिव में चले गए। तो आप अगर उसको शांत एनवायरनमेंट में रखेंगे तो नहीं, दिल यू नो, यहाँ से स्टिमुलस मिला, यहाँ से स्टिमुलस मिला, कहीं यहाँ ले लिया, यहाँ ले लिया, जैसे रील्स वाला होता है। जैसे हम एक रील देते हैं तो बार बार देखते हैं, क्योंकि हमारे ब्रेन को कांस्टेंट स्टिमुलस मिलता है। तो हम वो इस तरह के, दिस इज हाउ डिस्ट्रैक्शन वर्क्स। लेकिन आप थोड़ा एलोबरेट कीजिए कि आप क्या, क्योंकि एक डिस्ट्रैक्शन इज अ वेरी वेग वर्ड। आप जो पूछना चाहते हैं वो क्लियरली पूछिए कि आप क्या पूछना चाहते हैं। मैडम आप उस पर कुछ कहना चाहते हैं कि भाई क्यों डिस्ट्रैक्शन के बिना बच्चे नहीं रहते हैं। एक्शन जो होता है, जैसे मैम ने बोला स्टिमुलस, जब बच्चे पैदा होते हैं ना, तो उनको कोई चीज का वो नहीं होता है कि कोई आवाज है या कुछ है, एंड वी आर सपोज टू कीप देम इन दैट एनवायरमेंट एज लॉन्ग एज पॉसिबल, बट वो हम नहीं करते हैं। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन। हमारा खाना पीना, हमारा लाइफस्टाइल, हमारा सोशल मीडिया, एंड स्पेशली द स्टिमुलस डिस्ट्रैक्शन इज अ बिग पार्ट ऑफ चिल्ड्रन कन्वर्टिंग, बेबीज कन्वर्टिंग इनटू एडीएचडी। कोई भी बच्चा पैदाइशी एडीएचडी नहीं होता है, वो माँ के इमोशंस होते हैं, वो उसका स्टिमुलस होता है, वो उसका बिहेवियर पैटर्न होता है व्हेन द किड इज ग्रोइंग, उसका एनवायरनमेंट होता है, फैमिली एनवायरनमेंट होता है, कि वो बच्चा के अंदर सिम्टम्स आने लगते हैं एडीएचडी के। रेयरली कोई बच्चा होता है जो पैदाइशी एडीएचडी होता है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब माँ की प्रेगनेंसी बहुत डिफिकल्ट गई है, बहुत ट्रोमेटिक गई है, और बहुत सारे माँ के अंदर भी इश्यूज है, शी वॉज नॉट वेरी हैप्पी ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी। तब मैं ये कहती हूँ कि हमें अगर जाना है ना, तो माँ की प्रेगनेंसी तक जाना पड़ता है कई बार, एंड दोज आर नोन एज मदर वुंड्स। सो ये डिस्ट्रैक्शन विस्ट्रैक्शन, ये तो जस्ट इमीडिएट रिस्पॉन्सेज है दैट यू हैव टू हैंडल, बट वहां तक वो बच्चा पहुंचा कैसे, वो हिस्ट्री पे ही डिपेंड करेगा। तो उसके लिए हमें देना क्या है, वो भी हिस्ट्री तक। अब आप ये सोचो कि मैं अपने बच्चे को कैसे डिस्ट्रैक्शन से बचा सकती हूँ, तो आपको पहले पूरा अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। आपको खुद को नहीं देखना होगा टीवी, आपके घर में टीवी नहीं होना होगा, आपको बच्चों को इतना ऑक्यूपाइड रखना पड़ेगा। यू विल हैव टू प्ले विथ योर किड्स, यू विल हैव टू स्पेंड टाइम विथ योर किड्स।
यू विल हैव टू टेक योर किड्स आउट, यू विल हैव टू शो द वर्ल्ड टू द किड्स, तब जाके उनको इस सब चीजों में टाइम नहीं मिलेगा। लेकिन ना तो हम बच्चों को कोई स्पोर्ट्स में डालते हैं, हमको लगता है बस स्कूल गया, स्कूल के बाद से ट्यूशन गया, कितनी बोरिंग लाइफ बना दी है हमने बच्चों की। ना हमारे पास बच्चों के लिए टाइम है। आई एम नॉट ब्लेमिंग दैट बोथ द सेट ऑफ पेरेंट्स आर वर्किंग, सो दैट इज ओके। बियॉन्ड दैट हम भी वर्क करते थे, बट डिस्ट्रैक्शन हमारे लिए ही नहीं इतने थे, तो हम बच्चों को क्या डिस्ट्रैक्ट करते, राइट? सो फर्स्ट चेंज योर लाइफ स्टाइल, देन बच्चों की लाइफस्टाइल अब ऑटोमेटिकली आपके जैसी होगी। ऑफकोर्स यू हैव टू मेक योर लाइफस्टाइल अ वेरी बोरिंग लाइफस्टाइल, कि घर में आप 4 जने, आप चारों ही एक दूसरे का साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, रात को खाना खाने के बाद आप लोग ताश खेल रहे हैं, आप लोग कैरम खेल रहे हैं, तो फिर बच्चा टीवी देखेगा ही नहीं। And the kid is most happy when their parents are playing with them, when their siblings are playing with them. So that kind of a habit. या आप बिजी हैं तो आपका जॉइंट फैमिली होना चाहिए। आई ऑलवेज टेल द न्यू मदर्स, अपने इन लॉज को साथ में रखिए, अपने पेरेंट्स को साथ में रखिए, बच्चा कैसे बड़ा होगा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो मुझे बता दीजिए, अगर ऐसे 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 घर में कोई भी बच्चा एडीएचडी बच्चा हो तो, या उसको डिस्ट्रैक्शन की प्रॉब्लम हो, कभी नहीं होगी, because he is getting so much of love and attention from grandparents, from the parents, from everyone around them. So वो माहौल तो हमें बनाना पड़ेगा कि बच्चे वैसे डिस्ट्रैक्टेड लाइफस्टाइल में ना जाएं। दिस इज अ वेरी लॉन्ग टॉपिक एंड इट इज क्वाइट बोरिंग ऑल्सो, लेकिन उसके लिए कभी और, अभी फिलहाल इससे कुछ कनेक्शन में बात है तो बताइएगा, अदरवाइज आई थिंक वी शुड साइन इट ऑफ। सोनल मैम। मैम एक अनुराग जी का मैं लास्ट हाँ क्वेश्चन ले लेती हाँ हूँ, हाँ, सॉरी, फिर इसके अनुराग जी बाद। का तो इम्पोर्टेंट है, उनको नहीं छोड़ हाँ सकते। ओके, अनुराग जी बोल रहे हैं कि हमारे सभी चीजों का कारण हमारे विचार हैं, अगर विचार को ही व्हाइट चेस्टनट से कंट्रोल कर ले तो क्या डिसीज क्योर हो सकता है। देखिए अनुराग जी, थॉट्स आर एंड प्रोडक्ट्स, मतलब कि हमारे जो ख्याल आते हैं वो हमारे कॉन्फ्लिक्ट से आते हैं, ठीक है। थॉट्स प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम जिसकी वजह से थॉट, अगर कोई इंसान है शांत है, उसके अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, तो उसको विचार नहीं आएंगे, नॉर्मल विचार आएंगे। लेकिन अगर उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, मेरी बात बोलूं कि जो रील्स होती है उसमें मैं जनरली कमेंट नहीं करती, लेकिन एक बार मैंने कोई रील में एक नॉर्मल कमेंट की, मतलब उस रील को अप्रेस करने के लिए, किसी को टारगेट नहीं किया, कुछ नहीं, लेकिन कोई एक बंदा आके मुझे उसमें काफी अब्यूज करने लगा, मतलब बहुत ऐसी लैंग्वेज है। तो मेरा थॉट, मेरा दिमाग हमेशा कि मैं कौन सा ऐसा रिप्लाई दूं कि उसको मैं आउट नंबर्ड कर दूं, या तो वो पूरा दिन मेरा खराब गया। तो फिर मुझे पता, आई डिलीटेड माई कमेंट, ठीक है, रूट खत्म, थॉट्स खत्म, कॉन्फ्लिक्ट खत्म, आई मेट माई पीस। मुझे उसको कोई कुछ भी उसको मुझे प्रूव नहीं करना था, ठीक है। पर कॉन्टिन्यूसली पूरा दिन मेरा इसमें ऐसा गया कि कुछ कैसा मैं जवाब दे दूं, ऐसा कैसे उसने मुझे बोल दिया, दिस एंड दैट। तो मैंने सिंपली जाके कमेंट को डिलीट कर दिया, एंड ऑफ द रूट, बात खत्म। तो थॉट्स आर एंड प्रोडक्ट ऑफ आवर कॉन्फ्लिक्ट। अगर मुझे कोई गुस्सा आ रहा है, किसी ने मेरा इंसल्ट कर दिया, या मेरी बात किसी कहीं जगह नहीं सुनी गई, तो फिर मुझे थॉट्स आएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी पूरी जिंदगी ये वो। लेकिन कोई अंदर का इंसान अगर एट पीस है, तो थॉट नॉर्मलाइज, और इंट्रूसिव थॉट्स आर एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। तो कट द रूट, गो टू द डीपर। अगर रूट करोगे तो थॉट्स अपने आप बंद हो जाएंगे, लेकिन आप थॉट्स नहीं बंद कर सकते, क्योंकि मतलब वो लॉजिक नहीं है ऐसे कि कॉन्फ्लिक्ट को क्लियर करो तो थॉट्स अपने आप चले जाएंगे। थॉट्स आर मिरर, थॉट्स आर एंड प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। ओके इशिता मैम, जी नाउ लिख आप। रही हैं, अगर कोई बीएफआर लॉन्ग टाइम मींस 30 डेज तक दी जाए तो क्या पर्सन उस रेमेडी जैसा बन जाएगा? अगर वो इमीडिएट रिस्पॉन्स पे वर्क कर रही है तो वो सॉल्व हो जाएगी, वो पर्सनालिटी नेगेटिव से पॉजिटिव आ जाएगी, वो पर्सनालिटी वैसी नहीं हो जाएगी। वी आर नॉट टॉकिंग यस, अबाउट द वी आर टॉकिंग अबाउट द नेगेटिव पर्सनालिटी चेंजिंग इनटू पॉजिटिव पर्सनालिटी, बट अगर वो इमीडिएट रिस्पॉन्स है तो वो जरूर चला जाएगा। रही बात टाइप रेमेडी के आने की, सो हम तो खुद ही रोज इवॉल्व होते हैं, राइट? आज मेरी टाइप रेमेडी आ जाएगी, लेकिन अगर 3 साल बाद मुझे फिर कुछ हो जाता है, बिकॉज वी आर इवॉल्विंग ईच एंड एवरी सिंगल डे, रोज कुछ ना कुछ होता रहता है। सो वो बदलती जाएंगी, टाइप रेमेडीज भी कई बार बदलती जाती है। हाँ, कोर रेमेडी जो है वो पहुंचा दी जाएगी, लेकिन ये इमीडिएट रिस्पॉन्सेज वाली चीजें तो रोज बदलेंगी। तो वो नहीं है कि मैं उस रेमेडी टाइप बन जाऊंगी, नहीं मैं पॉजिटिव टाइप बन जाऊंगी, ये सवाल होना चाहिए। यस, आप पॉजिटिव जरूर हो जाएंगे अगर आपने बीएफआर ली, जिस रिस्पॉन्स के लिए लिए, अगर वो लिए तो आप जरूर पॉजिटिव बन जाएंगे। ओके, तो एट लास्ट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जैसे मैडम ने बताया कि ऐसा नहीं कि कोई दवाई देने से आप उस पर्सनालिटी बन जाएंगे, नहीं, वो दवाई देने से आप नेगेटिव जो ट्रेट है वही आप
निकाल सकते हो, आप ना उसको कोई पॉजिटिव बना सकते हो, उसकी जो पॉजिटिविटी जो छुपी हुई है, लेयर्ड है, वो लेयर निकाल दोगे तो उसकी पॉजिटिविटी अपने आप बाहर आ जाएगी। दूसरा कि आप अपने हमारे सेशन को ग्रुप में रखिए कि कैसा लगा आपको। महिमा मंडन नहीं करना है, आपने क्या सीखा, आप आगे क्या सीखना चाहते हैं, कौन सा ऐसे टॉपिक लेना, उससे हम एनकरेज होंगे। और जो सेशन हम 2-3 महीने में एक बार लाते थे, होपफुली हम 2 एक आध महीने में लाएंगे। दूसरा कि जिसको भी ये लिस्ट चाहिए कि किस तरह की मेडिसिन है, कौन सी सिचुएशन है, कौन सी स्पॉट मेरे हिसाब से, तो मुझे टेक्स्ट कीजिए, मैं भेजूंगी। दूसरा कि हम 2 महीने के बाद हमारा ये जो मास्टर सेशन लेने वाले हैं, 2 डे सेशन रहेगा, उसके बारे में भी अगर आपको कोई डिटेल चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके मैम। आप Okay. Thank you everyone for being with us. Thank you so much. ओके, थैंक यू सो मच।